बुंदेलखंड की मुख्य समस्या क्या है? सर जितना मुझे पता है बुंदेलखंड की प्राथमिक तौर पर जो समस्याएं देखने में आती हैं वो एक तो पेयजल से संबंधित है, क्योंकि वहाँ पर जो इरिगेशन है वो बहुत कमज़ोर है, मानसून डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद वहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड भी इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीन है वो उतनी उपजाऊ नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं है। क्या बुंदेलखंड में सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी, जैसे गरीबी की प्रॉब्लम, बेरोजगारी की प्रॉब्लम, अपराध की प्रॉब्लम? जी सर, सबसे पहले गरीबी के क्षेत्र में देखा जाए तो बुंदेलखंड बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाकों में से आता है, क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद सर एक मेजर जो माइग्रेशन होता है, जो लेबर माइग्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। बुंदेलखंड में देश का पहला डिफेंस इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी? क्योंकि बुंदेलखंड की जो भौगोलिक स्थिति देखते हैं कि वहाँ एग्रीकल्चर लैंड कम है, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए भारत सरकार वहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनाई रही है। जानकारी नहीं है। भारत में 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, एक बुंदेलखंड एरिया बन रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश का जो भाग है, यूपी का बुंदेलखंड, हाँ हमने इसीलिए, और दूसरा एक तमिलनाडु में बन रहा है। ओके सर, थैंक यू। जहाँ पर हथियारों के उत्पादन को लेकर के मेक इन इंडिया के अंतर्गत छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई जाएगी। बुंदेलखंड के विकास के लिए आपको अगर सुझाव देने के लिए कहा जाए एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, बुंदेलखंड के विकास के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहिए? सर बुंदेलखंड के विकास के लिए सबसे पहले वहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कम करने की आवश्यकता है, जो कुछ माध्यम से की भी जा सकती है। जैसे कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में पिछड़ा है, लेकिन कुछ जो वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है उसको ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के माध्यम से वहाँ पर रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। उसके बाद सर टूरिज्म सेक्टर में वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी फील्ड मानी गई है, क्योंकि वहाँ पर जैसे खजुराहो, ओरछा, झांसी ये सब क्षेत्र आते हैं, जिसमें टूरिज्म बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है और एक टूरिज्म इंडस्ट्री को क्रिएट किया जा सकता है। सर उसके बाद जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी थोड़ा कमजोर देखने को मिलता है, तो वहाँ पर कुछ NGOs और SHG ग्रुप के माध्यम से अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, जिनके माध्यम से लोगों को जागरूकता फैलाई जाए और वो अपनी हेल्थ के लिए थोड़े से अवेयर हो जाएं। ठीक है पूजा, अगर किसी जिले में आप वो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पोस्टिंग होती है सब रीजन में, तो आप महिला सुरक्षा को लेकर क्या 3 कदम उठाना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो जिस भी क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग होती है उस क्षेत्र में जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, जो कोर जोन्स एरिया से थोड़े से रिमोट लगते हैं, जहाँ पर महिलाओं से संबंधित क्राइम रेट्स ज़्यादा हो सकते हैं, वहाँ पे मैं चिन्हित करूँगी और उन पर जैसे स्ट्रीट लाइट्स की कमी होती है तो वो लगाना, और फिर उसके बाद सब जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो होते हैं, जैसे एक सखी हेल्पलाइन नंबर है, तो उनकी 24 आवर जो उसकी वर्किंग है वो सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसमें से कुछ ऐसे कर सकते हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड इवेंट्स चलाई जा सकती हैं, जैसे पिंक सिटी, पिंक हाइवर्स चलती है। वेरी नाइस। अगला प्रश्न मेरा आपसे कि वर्तमान में तलाक की घटनाएं लगातार भारतीय समाज में बढ़ रही है, और सबसे बड़ा इसका चाहे हम डिमेरिट कहें या जिस रूप में देखें कि तलाक की घटनाएं शहरी परिवारों में बढ़ रही है, धनाढ्य परिवारों में बढ़ रही है और शिक्षित परिवारों में बढ़ रही है। शहरी परिवार, धनाढ्य परिवार और शिक्षित, ये रूरल एरिया में देखने को नहीं मिले, गरीब परिवारों में देखने को नहीं मिले या अशिक्षित परिवार। ऐसा क्या कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं शिक्षित परिवार में देखने को नहीं मिलेगी? शिक्षित लोग तो अधिक समझदार होते हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं करूँगी, क्योंकि हो सकता है कि जो शिक्षित वर्ग है वो अवेयर ज़्यादा है, और जो वहाँ की फीमेल देखी जाए तो वो एम्पावर्ड हो सकती है या फिर अपने पैरों पर खड़ी हो। नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी के लिए लोग पहले अवेयर कम थे, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी मेल पर ज़्यादा रहती थी, जिस कारण तलाक के केसेस कम देखने को मिलते थे।
लेकिन अब जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है तो अवेयरनेस हो रही है और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी महिलाओं पर कम देखने को मिलती है, तो इसलिए हो सकता है कि तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, जिससे परिवार टूटने से बच सके। जब एक परिवार टूटता है तो उसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है। सर एक ये व्यक्तिगत स्तर पर देख सकते हैं इसको कि महिला किसी पुरुष के साथ खुश है या नहीं है, तो उसका व्यक्तिगत मानना हो सकता है, लेकिन मैं नहीं ऐसा कह सकती कि शिक्षित होने की वजह से तलाक की केसेस बढ़ रहे हैं। तलाक की घटना ईगो प्रॉब्लम के कारण ज्यादा बढ़ रही है, अहंकारों के बीच में टकराव हो रहा, उनमें सहनशीलता नहीं हो रही है, ये भी तो हो सकता है, जो भी आप समझते हो बताइए। सॉरी सर, मेरे जानकारी में अभी ऐसा कोई भी मामला मुझे देखने को नहीं मिला है जिसमें ईगो की वजह से किसी महिला ने किसी पुरुष को तलाक दिया हो, तो मैं इसमें नहीं कह सकती। आजकल महानगरों में लिव इन रिलेशन के कंसेप्ट को भी बढ़ावा दिया है, तो आपका ओपिनियन क्या है लिव इन रिलेशंस को? तो जिस प्रकार की कल्चर बैकग्राउंड और सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, उस नज़रिए से देखा जाए तो समाज के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है, और लिव इन रिलेशनशिप को इस प्रकार से प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें केसेस और इंक्रीज हो सकता है क्राइम रेट और इंक्रीज हो जाए। तो लिव इन रिलेशनशिप जिस प्रकार से सरकार ने मान्यता दी है इसको, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है कि जो वयस्क व्यक्ति है अपनी मर्जी से अगर किसी महिला या पुरुष के साथ संबंध रखते हैं और लिव इन में रहते हैं तो उनके लिए वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर सामाजिक हित और कल्चरल बैकग्राउंड के नज़रिए से देखें तो ये ठीक नहीं है। क्या इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए? सर जिस प्रकार से अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका वर्डिक्ट दिया है कि इसको लिव इन रिलेशनशिप को वैसे तो मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कुछ प्रावधानों में मान्यता अस्वीकार भी नहीं की गई है। तो जिस प्रकार से अवेयरनेस फैलाकर या थोड़ी सी मोरालिटी को इंक्रीज करके अगर वो संबंध आगे चलकर शादी में तब्दील होता है तब तक तो वो रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद मतलब यूज एंड थ्रो की अगर मेथड अपनाई जा रही है तो फिर ये रिलेशनशिप को बंद कर देना चाहिए। थोड़ा सा हम इकोनॉमिक्स पे कुछ क्वेश्चंस कर देना। जी सर। आप मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की संभावना क्या देखते हैं? सर मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बहुत संभावनाएं हैं। जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा था कि बुंदेलखंड क्षेत्र में एग्रीकल्चर उतना नहीं है, लेकिन जितना भी है उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे बालाघाट क्षेत्र में कोदो कुटकी का जो अनाज उत्पन्न होता है उसकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या यूनिट्स लगाई जा सकती हैं, जिसमें कुकीज़ या बिस्किट्स बनाकर बेचे जा सकते हैं। साथ में मालवा क्षेत्र में अगर देखें तो इसमें व्हीट और सोयाबीन का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, तो इसकी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सर टीकमगढ़ में जैसे ODOP का अदरक लिया गया है तो उसमें भी बहुत संभावनाएं देखने को मिलती हैं। अदरक से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन के क्षेत्र में है या अदरक का पाउडर हो गया, ये भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का भाग हो सकता है। मध्य प्रदेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहीं बनाया गया है? जी सर। कहाँ पर? सर पीथमपुर क्षेत्र में SEZ में। ये होता क्या है, किस चिड़िया का नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन? सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में ढील दी जाती है या थोड़ा सा लीगल इश्यूज कम होते हैं, जिस कारण वहाँ पर जो क्षेत्र है वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक वर्ड बार बार कहा जा रहा है कि भारत में रोजगार विहीन विकास को बढ़ावा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट। जिस प्रकार से देखिए मैं समझ सकती हूँ कि अभी भी जैसे भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.5% के अनुमान से लगाई जा रही है, लेकिन इसके साथ आंकड़ों में देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं हो रही है। भारत सरकार तो कह रही है कि पिछले 5 वर्षों में बेरोजगारी की दर में गिरावट आ रही है। इस वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे भी कुछ दिन पहले प्रस्तुत किया गया, उसमें भी कहा गया कि इकोनॉमिक में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट आई है। सर जो एम्प्लॉयमेंट रेट की आप गिरावट की बात अनएम्प्लॉयमेंट, जी सर जो एम्प्लॉयमेंट अभी प्रोवाइड किया जा रहा है यूथ को, वो या तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है
या फिर अस्थायी रूप में देखा जाता है। स्थायी रूप में या स्किल डेवलपमेंट, स्किल लेबर जो होते हैं वो अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट उतना अच्छा नहीं है जितना हो सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? सर डेमोग्राफिक डिविडेंड सर उस आयु वर्ग के लोग जो काम करने के योग्य होते हैं उनको उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ये लगभग 15 वर्ष से लेकर 62 या 65 इयर्स तक होता है सर, इसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या आपके अनुसार डेमोग्राफिक डिविडेंड और वर्किंग पॉपुलेशन दोनों सेम होते हैं? सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस पर पढ़। जी सर। नेक्स्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? सर अपनी लाइफ साइकिल में एक महिला कितने बच्चे जन्म देती है उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। NFHS 5 के सर्वे के अकॉर्डिंग अभी 2.1 रेट चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे कि भारत की विदेश नीति में एक दृष्टिकोण है पूरब की ओर देखो की नहीं, इसका मतलब क्या है? सर लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो भी इंडिया ने अपनाई है। इसका ये तात्पर्य है कि जितने भी समावेशी विकास के लिए अपनाई गई है, जिसमें तो पूरब की ओर नाम क्यों रखा गया, पश्चिम की ओर नाम क्यों रखा गया, दक्षिण की ओर नाम क्यों रखा गया? पूरब की ओर मतलब है कि हमें जो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ देखना है, हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखना है, जापान की तरफ देखना है। एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जब हम बात करते हैं साउथ टू साउथ पॉपुलेशन की बात होती है, नॉर्थ टू नॉर्थ की होती है, फिर साउथ एंड नॉर्थ की होती है। ये सब क्या होता है? दक्षिण दक्षिण के बीच सहयोग, उत्तर उत्तर के बीच सहयोग, दक्षिण उत्तर के बीच सहयोग। सॉरी सर मैं उसमें क्लियर उत्तर का नहीं मतलब हूँ। विकासशील देश होता है, दक्षिण का मतलब विकसित देश होता है। जब हम साउथ साउथ की बात करें तो एक अलग कंसेप्ट हो जाता है कि हम विकसित और विकासशील तो इसको जो भी अपना ध्यान रखना व्यवहारिक उसके बाद आगे। थैंक यू सर। आपने नारी बंधन विधेयक के बारे में कुछ बताइए। जी सर अभी हाल फिलहाल में ही सरकार ने इसको मान्यता दी है। इसमें जो क्या बोला कि आपने मान्यता दी? सॉरी सर हाल फिलहाल में पार्लियामेंट के द्वारा इसको पारित किया गया है और इसमें जो है 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई है लोकसभा में और विधानसभा सीट में। और एक कब से लागू? सर जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगा उसके बाद लगभग 2028 से। लास्ट क्वेश्चन हमारा आपसे, भारतीय समाज में प्रेम विवाह को लगातार बढ़ावा मिल रहा है, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिल रहा है। जो अंतरजातीय विवाह उन्हें समानतः प्रेम विवाह के, आपका ओपिनियन क्या है कि प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाना चाहिए या इसको हतोत्साहित किया जाना चाहिए? क्योंकि नए जनरेशन के आप लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, तो इसलिए आपका नई ओपिनियन हमको जानना जरूरी है। सर जिस प्रकार से मैं इसको देखती हूँ जैसे लव मैरिजेस के केस जो बढ़ रहे हैं, अगर लव मैरिज जो होती है अगर माता पिता की सहमति से होती है तो इसको जरूर प्रोत्साहन देना चाहिए और अगर इसमें सहमति माता पिता के द्वारा नहीं दी जाती है तो इसको नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या जब बच्चों ने आपस क्लब पे माता पिता से पूछा उनकी सहमति या असहमति या जैसे, लेकिन सर जब रिलेशनशिप जब मैरिज की ओर जाता है तो मैरिज जो होती है वो दो मतलब व्यक्तियों में ना होकर दो परिवारों में होती है, जिस प्रकार से दोनों परिवारों की सहमति बहुत आवश्यक होती है। तो मेरे हिसाब से सहमति होना आवश्यक है। सामाजिक दबाव के जी सर। चलिए पूजा, एक स्टडी हुई है उसमें बताया गया कि लोगों में उदासी और निराशा की भावना हावी होती है, ठीक है। इसके कारण ट्रंप जैसे दक्षिणपंथी नेताओं की स्वीकार्यता बढ़ गई है और सोशल मीडिया जो है इसे प्रोत्साहित कर रहा है। इस स्टडी रिपोर्ट से आप सहमत हैं? लोगों में उदासी और निराशा की भावना हावी हुई है। इसके कारण ट्रंप जैसे दक्षिणपंथी नेताओं की स्वीकार्यता बढ़ रही है और सोशल मीडिया जो है इसे प्रोत्साहित कर रहा है। सर मैं इसमें सहमति नहीं दे सकती
प्रकार से जो उदासीनता या ये निराशा की जो बात कर रहे हैं वो बढ़ रही है, वो हो सकता है सोशल बैकग्राउंड या उनके खुद के पर्सनल बैकग्राउंड की वजह से भी हो सकती है। तो इसमें पॉलिटिकल एजेंडा मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आज का अखबार नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है सर। पढ़ा नहीं, खबर पढ़ी थी आपने? नहीं सर। नहीं पढ़ी थी? नहीं। तो कैसे जवाब दे पाएंगे? आप पढ़ी होती तो आप फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जवाब देती। आप जेल में WS लिखा है, आपके फादर का तो बिजनेस है। सर मेरे पापा जिला पंचायत में काम करते हैं। नौकरी करते हैं? जी सर। मैं वही सोचती कि जैन समाज के व्यक्ति EWS में कैसे आएंगे? आपको समृद्ध होते भाई, क्या कारण है जैन की समृद्धि? सर क्योंकि इसको वैदिक कल्चर से ही देखा जा सकता है, क्योंकि जैन समुदाय जो है वो वैश्य वर्ण में सम्मिलित होती थी पहले। जब भी जैन धर्म का उत्पत्ति हुई है तो वैश्य वर्ण के जो लोग थे वो ज्यादातर जैन धर्म में शिफ्ट हो गए थे, जिसके कारण उनकी जो बिजनेस माइंडेड होते हैं इसलिए वो वैश्य समुदाय के लोग जैन धर्म की तरफ ज्यादा आकर्षित। जी सर। इसका क्या कारण था? सर क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो वर्ण थे वो पहले से ही हिंदू धर्म में सम्मिलित थे। तो वैश्य जिस कारण वैश्य के अलग थे क्या? नॉन हिंदू थे? नहीं सर, लेकिन जितनी भी वैदिक कल्चर में कर्मकांड वगैरह या जो प्रायोरिटी सेक्टर होता था वो ज्यादातर ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म को क्षत्रिय काम करते थे कर्मकांड, तो युद्ध कर्म करते थे, लेकिन फिर भी सर प्रायोरिटी कर्मकांड तो ब्राह्मण करते थे। जी सर। वैश्य व्यापार करते थे। जी सर। आप जवाब दे नहीं पा रही कि वैश्य समुदाय के लोग जैन धर्म की तरफ क्यों आकर्षित हुए? आप ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बातें कर रही हैं, वैश्य का जवाब देने की जगह। सर जब हिंदू धर्म में कर्मकांड की उत्पत्ति ज्यादा हुई उस कारण जब इससे त्रस्त होगा जैन धर्म तो फिर क्षत्रिय क्यों नहीं आए, शूद्र क्यों नहीं आए, जैन वैश्य क्यों आए? सिंपल सा जवाब है, जैन धर्म के जो सिद्धांत थे व्यापार के अनुकूल थे। जी सर। आप पता नहीं कौन कौन सी रामायण महाभारत सुना रही है। जी सर। थैंक यू सर। थोड़ा सा लॉजिकल जवाब दीजिए। ओके सर। आप अच्छे होने के बाद मिडिल आर्डर और आप टीकमगढ़ में गोल्ड क्वार्टर में रहती हैं। जी सर। इसी गोल्ड क्वार्टर में किसी समय में असगरी बाई रहा करती थी। जी सर। पद्मश्री। जी सर। बताइए उनके बारे में। सर आपके घर का पता भी पता है? सर असगरी बाई जो है वो ध्रुपद कलाकार थी। जी, ध्रुपद की थी कि ठुमरी की थी? ध्रुपद कलाकार थी। अच्छा अच्छा। क्या होता है ध्रुपद? सर एक गायन की विधा है ये। हाँ। मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, आपके तो पड़ोसन थे असगरी बाई, फिर भी नहीं पता? सर वो काफी समय पहले। चल, क्या योगदान था उनका संगीत में? ये तो बताया आपने ध्रुपद। और आगे गायन शैली में उन्हें बहुत ख्याति प्राप्त थी, हाँ। जिस कारण उन्हें पद्मश्री से भी विभूषित किया गया था। जी। तो मूर्ता वो टीकमगढ़ की थी, मैंने तो सुना कहीं बाहर की थी। जी सर। टीकमगढ़ में आकर के बाद। जी सर, जितनी मुझे जानकारी है शायद छतरपुर से थी और फिर उसके बाद उनकी कर्मभूमि टीकमगढ़ रही है। और संयोग से आपके ही मोहल्ला गोलपाड़ा। जी सर। चलिए, टीकमगढ़ में एक कुंडेश्वर महादेव का मंदिर है। जी सर। जिसके बारे में कहा जाता है कि 80 साल का आदमी बोलता है कि जब मैं छोटा सा था तब शिव जी की पिंडी इतनी सी थी, अब तक मैं युवा हो तकरी हुई, बूढ़ा हो और बड़ी हुई। तो कुंडेश्वर शिवलिंग का आकार हर साल बढ़ता रहता है, चावल के एक दाने के बराबर। इसके पीछे विज्ञान है कि अध्यात्म है? सर जो लोग वहाँ के हैं वो मान्यता है। अरे आप अपनी मानता है, लोगों की नहीं। टीकमगढ़ के लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, पूजा जैन इंटरव्यू दे रही है। सर इसके पीछे मैं तो विज्ञान ही मानती हूँ। बताइए कैसे विज्ञान है? जो वहाँ की प्लेट्स हो रही हैं वो शायद शिफ्ट हो रही हैं ऊपर, जिसकी वजह से पिंडी का आकार बढ़ रहा है और वो ऊपर खिसक रही है। इसके कारण पिंडी का साइज इंक्रीज हो रहा है हर साल। अच्छा, भूमि के अंदर होने वाली हलचल। जी सर। तो इसमें कोई चमत्कार नहीं देखते लोग? टीकमगढ़ लोग तो नाराज हो जाएंगे अगर आप ऐसी बात करेंगे तो। हमारा धर्म की बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जी सर, लेकिन अभी जितना साइंस का डेवलपमेंट हुआ है तो जो उसका थीम है या जो उसका मेन फिनोमेना है, हाँ। उसके आधार पर अगर समझा जाए तो इसके पीछे साइंस एग्जैक्ट बैठती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
जैन धर्म भी साइंस के ज्यादा नजदीक है। जी सर। तो जैन धर्म के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताइए जो विज्ञान की दृष्टि में भी खरे उतरते हैं और अध्यात्म में भी खरे उतरते हैं। जी सर। सर जैन समुदाय में एक सबसे प्रसिद्ध रूल है कि सुबह जमने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। तो अंथव करते हैं आप लोग ना। जी सर। टीकमगढ़ को अंथव बोलते हैं, शाम सूर्यास्त के पहले भोजन करते हैं। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, क्योंकि जितना लेट आप खाना खाते हैं आपको डाइजेशन में उतनी प्रॉब्लम होती बिल्कुल सही है। है। सर दूसरे रूप में देखें, जमीकंद खाने के लिए अवॉइड किया जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि जितने भी जमीकंद होते हैं वो विदाउट सनलाइट उगते हैं, जिसके कारण उनमें बहुत सारे कुछ माइक्रोब्स होते हैं। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि माइक्रोब्स की संख्या वहाँ पाई जाती है, जो आपकी बॉडी के लिए उतने हेल्दी और फ्रूटफुल नहीं होते। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। 2018 में जापान के एक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला गया और उनका सब्जेक्ट था ऑटोफेजी इफेक्ट। ठीक है ना? ये ऑटोफेजी इफेक्ट जो है साइंटिफिकली प्रूवन है और जैन धर्म तो इसको 2000 सालों से मानता आ रहा है। तो मुझे बताएं कि ऑटोफेजी इफेक्ट क्या है और इसका जैन धर्म से क्या संबंध है? उसको पढ़ना है ना? ये मेरी एक स्टूडेंट से यूपी से पूछा गया क्वेश्चन है। ओके सर। वो सिलेक्ट हो गई वो लड़की। ओके सर। ठीक है ना? थैंक यू उसको सर। पढ़ के आना। जी सर। नहीं मिले तो फिर मैं जवाब दे दूंगा आपको। जी सर। अच्छा, 1857 का विद्रोह हुआ। टीकमगढ़ की जनता ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। ठीक है, लेकिन वहां की जो शासिका थी लड़ाई सरकार, वो अंग्रेजों के साथ हो गई। क्या कारण था? सर जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने, हो सकता है कि कुछ ब्राइब दिया हो। अरे यार, कुछ ऐसे सब मत बोलो ना, टू द पॉइंट बात करो। संभावना चिड़ी मार काम नहीं बना। जी सर। इतने अच्छे जवाब दे रही हैं। जी सर। प्रैक्टिकल बात। क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अधीन थी, जो ब्रिटिश काउंसिल वहाँ बैठती थी पहले से ही। इसकी वजह से ओरछा जो स्टेट था उसके अंडर टीकमगढ़ एक छोटी सी रियासत लगती थी, तो उसके अंडर होने के कारण उन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। चलिए, टीकमगढ़ की मूल समस्या पे बात करते हैं। जी सर। टीकमगढ़ एक समृद्ध राज्य था। जी सर। ओरछा निकल गया हाथ से। जी सर। इंडस्ट्रियल एरिया प्रतापपुरा भी निकल गया। जी सर। ठीक है ना? गढ़ भंडार के किले भी निकल गए। जी सर। ये सब निवाड़ी जिले बच गए। अब टीकमगढ़ में बचा क्या? विकास कैसे होगा इस जिले का? पहले से सपोज कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे देश की, जी सर। तो टीकमगढ़ का विकास कैसे करेंगे? सब कुछ तो आपने निवाड़ी को दे दिया। सर इकोनॉमिक जो चीजें थी आप सही कह रहे हैं, जो पहले से टीकमगढ़ के राजस्व के हिस्से में थी, जी सर, वो निवाड़ी क्षेत्र में चली गई है। अगर मैं मुख्यमंत्री रूप में बनती हूँ तो वहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, जो सबसे पहले मुझे स्वास्थ्य, लिटरेसी रेट और एक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर दीजिए, बाकी सब चीज अपने आप दूर हो जाएंगी। जी सर, तो उन तीनों सेक्टर में काम करने की कैसे आवश्यकता दूर करेंगे? बताइए ना, सुझाव। सर अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है वो लेबर डिस्पैरिटी और लेबर माइग्रेशन की वजह से सबसे ज्यादा है। तो उसको कम करने के लिए वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज का विकास किया जा सकता है, या फिर कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज या एमएसएमई सेक्टर्स को इम्प्रूव करके वहाँ की जनता को। देखिए, आप जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उसी पार्टी की केंद्र में सरकार है। आप केंद्र से निवेदन कीजिए कि हमें डिफेंस, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के साथ जोड़ दीजिए। जी सर। तो कुछ यूनिट्स आपके टीकमगढ़ में आ जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जी सर। क्यों सर, सही है ना? इसीलिए तो मैंने पहले प्रश्न पूछा था आपसे कि डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाए, यूपी के रीजन में बनाया जाए। अगर आप एमपी को जोड़ दें उसमें, आप देखिए बुंदेलखंड का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है हमने सर। एमपी पर रख दिया, आप देखना 10 साल बाद यूपी के बुंदेलखंड की इस पर तस्वीर। काम भी चल रहा। मुख्यमंत्री यहाँ के जो अभी डिफेंस मिनिस्टर से मिला तो उस दोनों को जो इसको एक्सटेंड कर दिया, जो एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट तो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन बोले कि इसको जो टीकमगढ़ है सर उसमें, हाँ उसको जोड़ने की बात जोड़ने की बात हो रही है। हाँ, कि उसको पूरे जो बुंदेलखंड को ले लिया है। है ना? तो ऐसे कुछ क्रिएटिव सजेशन अगर आप देंगे ना, ठीक है सर। आपका इंटरव्यू कमाल हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, ओके सर। पपौरा जी तीर्थ के बारे में बताइए। सर पपौरा क्षेत्र जो है वहाँ पर 108 मंदिर के आसपास है। चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए जैन मंदिरों का समूह है। सबसे जो मोहनायक प्रतिमा है वो श्री आदिनाथ भगवान जी की है।
और वहाँ पर एक विशेष मेला भी आयोजित होता है जो फरवरी के माह में लगता है। और ऐतिहासिक महत्व क्या कॉलेज का? सर देखने की दृष्टि से बहुत सुंदर है, पर्यटन के लिए भी बहुत अच्छा सुंदर बहुत है, इसमें क्वेश्चन नहीं। और ऐतिहासिक महत्व पूछा है, आप तो प्राकृतिक महत्व बता रही है, सुंदर है। सर मुझे जानना है। चलिए पूजा जी सर। केमिस्ट्री एमएससी, जी सर। so why civil services? सर मेरी ग्रेजुएशन 2020 में हो गई थी, उसके बाद से ही मैं MBBS में तब तक अपनी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरा चयन नहीं हो पाया और साथ ही मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, मतलब छोड़नी नहीं थी, जिस कारण मैंने MSc भी परस्यू किया और मैं घर पर ही रहकर दोनों की तैयारी हो गई। आपका क्या प्लान बी भी है? सर अभी मेरे नज़र में नहीं है, मुझे आशा है कि मेरा इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अभी नहीं किया है सर अप्लाई। ये फादर ऑफ केमिस्ट्री, सर लेबोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है? सर मैं गैस कर सकती हूँ। सर कीमोस से आया है। कीमिया। जी सर, या तो लैटिन शब्द है या ग्रीक शब्द है। क्या होता है? सर इसकी नॉलेज नहीं मुझे। पीएच क्या होता है? सर पीएच स्केल सॉरेंसन के द्वारा बताया गया था। एक स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक नंबर होते हैं, जिसमें एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में गणना की जाती है। कैसे गणना करते हैं? पीएच क्या मतलब? सर पीएच मान होता है क्या होता है? जिसमें 0 से लेकर 7 तक अगर कोई आती है। Value? मैंने समझ लिया। जी सर। 0 to 6.9 हो गया आपका एसिड। जी सर। फिर हो गया 7 न्यूट्रल, जी सर। 7.12 ऑनवर्ड बेसिक। जी सर। तो क्या है पीएच? क्या है मतलब क्या इसमें ऐड करूं, क्या कम करूं? सर जो आप पीएच क्यों बोला इसे? सर पीएच का तो फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन मैं इसकी कुछ याद आ रहा है? मेथड बता सकती हूँ। पीएच का कुछ याद आ रहा है? सर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन। जी सर। कहाँ किसमें होगा हाइड्रोजन आयन? एसिडिक सर में? हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा एसिडिक में होता है और हाइड्रोक्साइड आयन्स बेसिक में होते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? सर बफर सॉल्यूशन एक टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें जो ये वीक एसिड या वीक बेस के साथ उसी के सॉल्ट को मिक्स करके बनाया जाता है। कोई एग्जांपल बफर सॉल्यूशन? तो जैसे एसिटिक एसिड का बफर सॉल्यूशन बनाया जाता है। CH3COH एसिड हो गया और CH3CO NaOH का सॉल्ट हो गया। जी सर। बोहर इफेक्ट जानती हैं? सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ इसको। पेंसिल, स्केच, लिपन और बबली जी। सिमिलर है? नहीं सर ये तीनों अलग अलग क्या है? सर पेंसिल स्केचिंग जो होती है वो एक ड्राइंग के माध्यम है जिसमें आप लिपन? सर लिपन आर्ट एक क्ले आर्ट वर्क है जिसमें क्ले और कुछ मिरर वर्क करके। कौन सा क्ले होता है? सर नॉर्मल मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं या फिर अब जैसे आधुनिक तौर पर पीओपी या फिर जो सॉलिड क्ले होता है उसका उपयोग किया जाता है। सर बंडली आर्ट एक जनजाति आर्ट है जो महाराष्ट्र की ट्राइब बंडली होती है उसके द्वारा किया जाता है और ये नॉर्मली जैसे मैं पेपर पे करती हूँ, लेकिन जो बंडली ट्राइब होती है वो उनको वॉल पेंटिंग्स के दौर। चलिए पेंसिल है तो पेंसिल में कौन सा एलिमेंट है? सर लेड एंड ग्रेफाइट। लेड एंड ग्रेफाइट की लेड ही ग्रेफाइट है? नहीं सर, सर लेड अलग है और ग्रेफाइट अलग है। अच्छा जी सर। लेड को कैसे डिफाइन करेंगे और ग्रेफाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? लेड का सिंबल क्या है? पीबी। और ग्रेफाइट? सर ग्रेफाइट एक कंपाउंड है या एलोट्रॉप है एलोट्रॉप कार्बन का। जी सर।